हेलो डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स प्रोसीड। जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम के बारे में लास्ट टॉपिक पे, इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब जो आप पढ़ेंगे उसी पर आगे आपका सब टॉपिक्स जो होंगे लगभग उसी पे बेस्ड होंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है देखिए ध्यान से, समझाता हूँ आपको भी। यहाँ पर जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसके अकॉर्डिंग क्या था समझने की कोशिश करिएगा। कि मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A प्लस B इज प्रोवाइड्स C प्लस D, ओके। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये A और B दो रिएक्टेंट हैं, C और D दो प्रोडक्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। याद रखिए, जब भी ये बॉक्स दिखाई पड़े आपको तो आप समझ जाइएगा कि हमें अब क्या दिखाई दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर। इसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर बॉक्स के अंदर x लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ x। वैसे ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था कि अगर कोई रिएक्शन है तो जिसके रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। या ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको कि एक रिएक्शन है, मान लीजिए H2 प्लस I2 और ये प्रोवाइड कराता है 2HI। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसे ना देकर ऐसे दी हुई है लाइक दिस, देखिए ध्यान से बेटा, N2 प्लस 3H2 इट प्रोवाइड्स 2NH3। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिएक्टेंट के। कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पर, दो हैं, N2 और H2। लेकिन N के आगे हम लोग 1 मान सकते हैं ना, लिखा हुआ है, और H2 का क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये ध्यान रखना, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। और जब अगर जैसे पिछली रिएक्शन में H2 और I2 उन दोनों में कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं था तो 1 था, क्योंकि एक H2 था एक I2 था। यहाँ पे एक N2 है और 3 H2 है बेटा। तो जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 विद देयर रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर कितना है H2 का, 3। क्यों, क्योंकि H2 के पहले क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो पावर कितनी जाएगी, 3। और N2 कितना लिखा है, 1, तो यहाँ 1 ही हो जाएगा बेटा आपका। तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन फिर से लेते हैं वही हम लोग, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यहाँ पे जो R होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। और आप जानते हैं कि जब हमें कंसंट्रेशन का साइन हटाना होता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, K। R इक्वल टू K
into concentration of H2 and concentration of I2. ओके, ये आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट। क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट। इसको बेटा आप लोग समझ लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। अब ये बात तो हो गई रिएक्शन की, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। देखिए ये आपकी कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। ठीक, अब इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है। बताया था आपको इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्शन साइमल्टेनियसली बढ़ती है, फॉरवर्ड एक्शन में भी और बैकवर्ड एक्शन में। फॉरवर्ड एक्शन में क्या हो रहा है? H2I2 मिलकर HI बना रहे हैं, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है? HI वापस डिकम्पोज होकर H2 और I2 बना रहा है। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों में लगाएंगे। ठीक है, याद रखना, R क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ H2 जानते हैं आप लोग। अब उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक, देखिए ध्यान से, रिएक्शन में लिख देता हूँ आपको, H2 प्लस I2 डबल हेडेड एरो। इसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि R की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? RF लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पहले तो हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन लिख देते हैं। क्या है इसमें? देखिए ध्यान से, इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी बेटा, वो होगी आपकी H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ओके, तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए RF कितना हो जाएगा? R मैंने पीछे R पढ़ाया था आपको, R इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन। यहाँ पे RF लिख देंगे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K था तो KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ I2। इसको नोट कर लो बेटा आप लोग। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें H2I2 मिलकर HI बना रहा है, तो यहाँ पर RF इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 और कंसनट्रेशन ऑफ I2। ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। ये किसके लिए है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन की। इसी रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी बताते हैं बेटा आपको भी। हम इसकी बैकवर्ड रिएक्शन ये होगी कि 2HI वापस डिकम्पोज होकर H2 और I2 बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन RB इक्वल टू क्या होगा बेटा? KB इंटू, वहाँ पे RF था, यहाँ पे क्या होगा? RB कंसंट्रेशन ऑफ HI, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है बेटा, सॉरी एक ही रिएक्टेंट है। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी इसकी बेटा? 2 हो जाएगी। ये कौन सी पावर है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। चूँकि H2I2 में 1 था तो पावर नहीं लगाई हमने, बट यहाँ पर HI की पावर 2 हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, तो मैंने आपको 2 बताई रिएक्शन, 2 इक्वेशन बताई। मैं फिर से लिख देता हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या थी? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसके लिए RF इक्वल टू था KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 कंसनट्रेशन ऑफ I2। अब बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी कि 2HI डिकम्पोजेस टू गिव H2 प्लस I2। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? RB इक्वल टू KB इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HI की पावर 2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम लोग? अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की, है ना। तो क्या होता है जब इक्विलिब्रियम होता है बेटा? इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख लो बेटा कहीं पे आप लोग। जब इक्विलिब्रियम आता है बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है
RF इक्वल टू RB हो जाता है बेटा। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम के टाइम पे पढ़ाया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, कर देंगे सॉरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI इंटू कंसंट्रेशन, सॉरी बात हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 था। और आगे में क्या था, KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं बेटा हम लोग, अब हम लोग इस KB को नीचे ले आते हैं और इनको हम यहाँ भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, KF अपॉन KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक, अब इस देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट का कांस्टेंट एक कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, KC। ओके, ये क्या है आपका फॉरवर्ड एक्शन का कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और ये बैकवर्ड एक्शन का रेट कांस्टेंट, और दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही आपका टॉपिक था ऊपर का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और देखिए किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी ऊपर प्रोडक्ट दे रखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू किसके आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बेटा आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इसको सरल बहुत ही इजी लैंग्वेज समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो इसके रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा ना बेटा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होगा वो इक्वल किसके होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक, फिर समझ लीजिए, फिर समझा देता हूँ बेटा कि मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन है, इसमें P और Q ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, R और S के साथ। तो जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ R इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका होगा बेटा। ऊपर क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये तो बिना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के दे रखे हैं। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है तब कैसे लिखेंगे, ये भी देखिए। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A, स्मॉल a क्या है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्लस A B B स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D। तो अगर देखिए ध्यान से तो यहाँ पर जो स्मॉल ABCD हैं ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, ठीक है, और कैपिटल ABCD क्या है, ये रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं। तब जो Kc बनेगा वो बनेगा, देखिए ध्यान से, ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए आपको दे रखा है सब, K इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया बेटा आपको वही चीज़ देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दे रखी है। ओके, इसको बेटा आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन कंसंट्रेशन में गैस का या लिक्विड का होना जरूरी है। अगर सॉलिड होगा बेटा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे। ये हम बेटा आपको आगे पढ़ाएंगे। अब जितना मैंने दिया है बेटा सब समझाया गया वही चीज़, इसको देखिएगा, अपने आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर वही चीज़ दे रखी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे G दिया हुआ बेटा वो गैस है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पर स्मॉल a
स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, स्मॉल बी स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, उस हिसाब से Kc की वैल्यू देखिए आपको यहाँ दी रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। अब देखिए ये बहुत अच्छी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये अब यहाँ Kc की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो Kc की वैल्यू होगी, अब ये तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ऊपर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, NO कितना है 4, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 6 अपॉन ये आपकी रिएक्टेंट है, तो NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 5। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका है। क्या लिखना है, ऊपर लिखना है प्रोडक्ट, नीचे लिखना है रिएक्टेंट विद देयर पावर, ये आपको दे रखा है। ठीक, ऐसे कई एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आप लोगों को पढ़ना होगा। अब ये देखिए, ये आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम लॉ या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या दिया हुआ देखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value, Kc होता है, और Kc की वैल्यू क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको समझा दिया। अब आपको जो एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ समझा दूँ मैं आपको, कि मान लीजिए कि रिएक्शन है, वही रिएक्शन फिर लिखते हैं हम लोग, H2 + I2 गिव्स 2HI। अब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो Kc होगा बेटा, वो देखिए ध्यान से क्या होगा, HI की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2, फॉरवर्ड रिएक्शन ये इस तरफ। ठीक, बैकवर्ड की बात करें मतलब K-C, फॉरवर्ड का मतलब Kc इक्वल टू HI की पावर 2 अपॉन H2I2। अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें K-C की, तो बेटा ये आपकी रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका H2 कंसंट्रेशन I2 कंसंट्रेशन अपॉन HI की पावर 2, और अगर एक दूसरे को हम कर दें मल्टीप्लाई, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ये बचेगा Kc इंटू K-C इज इक्वल टू 1, ये बचेगा। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कर दें मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू 1 आएगा, या ये कह सकते हैं कि Kc जो होगा ये इक्वल टू होगा 1 अपॉन K-C। ठीक है, तो आई होप इसको बेटा आप लोग पढ़ेंगे। बुक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, अरे ठीक है, इसको आप पढ़ने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, ये ट्राई करिएगा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अपने आप कोशिश करिएगा ट्राई करने की, बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो क्या पढ़ना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलावा जो पढ़ना है आपको वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है, और कैसे Kc की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन से वो पढ़ना है। आई होप आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे आप पूछेंगे भी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।